सो लास्ट क्लास में हमने ये चैप्टर 3 स्टार्ट किया था, एटॉमिक स्ट्रक्चर, और वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दैट. सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू टुडे इज फ्यू MCQs जो है वो लास्ट टाइम भी नहीं हो सके थे, तो आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो है वो MCQs करने जा रहे हैं. उसके MCQs नहीं होंगे इसके अंदर, ठीक है. जहाँ तक पढ़ा है वहीं तक के MCQs हैं, ठीक है. एटॉमिक स्ट्रक्चर तो स्टार्ट करते हैं ताकि प्रैक्टिस आपकी हो सके. फर्स्ट इज द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बिकम्स वेरी लेट बिकॉज व्हाट कि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी काफ़ी लेट हुई, लाइक 1934 में, बिकॉज ऑफ सी ऑप्शन, न्यूट्रॉन्स आर चार्जलेस. तो उसको डिस्चार्ज ट्यूब में इसलिए उसको डिस्कवर नहीं किया गया, और उसको फिर आर्टिफिशियल रेडियोएक्टिविटी के थ्रू डिस्कवर किया गया बाद में. जेम्स चैडविक ने जो किया. तो ये फर्स्ट MCQs का आंसर है, दैट इज सी न्यूट्रॉन्स आर चार्जलेस, दैट्स वाई द डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन बिकम्स वेरी लेट. नहीं, लेकिन उसकी वजह से उसकी डिस्कवरी लेट नहीं हुई है, उसकी प्रॉपर्टी है जस्ट. ओके, द फंडामेंटल पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम आर, ओके, दिस द करेक्ट ऑप्शन इज बी, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स, दे बोथ आर प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम. न्यूट्रॉन होता है और प्रोटॉन होता है. नेक्स्ट है कैथोड रेज आर. कैथोड रे क्या होते हैं? क्या होते हैं कैथोड रेज? इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं, बी ऑप्शन. ए नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन कार्बन 12 इज 6 होंगे, चूँकि 12 - 6 सही है. अच्छा, हेवीएस्ट पार्टिकल इज, इन सब में जो हेवीएस्ट पार्टिकल है वो कौन सा? न्यूट्रॉन है. एन एलिमेंट्री पार्टिकल इज व्हाट? एलिमेंट्री पार्टिकल किससे कहा जाता है? यस, एक जो सब एटॉमिक पार्टिकल होता है सी, उसको हम एलिमेंट्री पार्टिकल कहते हैं. लाइक न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, दे ऑल आर एलिमेंट्री पार्टिकल्स और दे आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स, ठीक है. तो जो एटम के अंदर जो और पार्टिकल्स होते हैं, 3 होते हैं वो, दैट इज प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन. So all these 3 particles are called subatomic particles. Next, the nucleus of helium contains what? तो हीलियम भी होता है ना, 2-4 होता है, He2-4. तो इसका मतलब प्रोटॉन कितना हो गया? प्रोटॉन तो 2 हो गया. न्यूट्रॉन कैसे होगा? A - Z, 4 - 2 = 2. तो सी ऑप्शन होगा 2 न्यूट्रॉन्स एंड 2 प्रोटॉन्स. तो हीलियम के न्यूक्लियस 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन पर मुश्तमिल होता है. समझ आ गई बात सबको? तो मसला है तो आप पास कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा MCQs को. कैथोड रेज आर मेड अप ऑफ, यस, बी ऑप्शन होगा. कैथोड रेज जो है वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल पर मुश्तमिल है, बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है. एनोड रेस वर डिस्कवर्ड बाय, एनोड रेस को किसने डिस्कवर किया था? गोल्डस्टीन ने किया था. ए ऑप्शन इज द करेक्ट वन. न्यूट्रॉन पोसेसेस, न्यूट्रॉन न्यूट्रल पार्टिकल होता है, खुद चार्ज नहीं रखता, तो नो चार्ज, सी ऑप्शन, ठीक है. तो इजी है. न्यूट्रॉन इज अ फंडामेंटल पार्टिकल कैरिंग A, B, C, D. A और D तो है नहीं, B ऑप्शन होता है. मास होता है 1 mu का इसका, लेकिन C ऑप्शन नहीं है, चूँकि नो मास, ये गलत बात है. न्यूट्रॉन एक मटेरियल पार्टिकल है, इसका मास होता है, तो हम इसको सी ऑप्शन नहीं लगाएंगे, बी ऑप्शन लगाएंगे.
और मास इसका 1 AMU होता है, एक न्यूट्रॉन का मास, इसलिए 1 यूनिट लिखा हुआ है। कैथोड रेज हैव क्या होगा? डी होगा, मास भी होता है, चार्ज भी होता है, डी ऑप्शन। प्रोटॉन वॉज डिस्कवर्ड बाय सी, वही एनोड रेस, वही प्रोटॉन, एक ही बात है, गोल्ड स्टीन हो जाएगा। द नेचर ऑफ एनोड रेस डिपेंड अपॉन गैस पर डिपेंड करती है, कल बताया था, बी ऑप्शन। नेचर ऑफ रेजिडुअल गैस, द गैस विच रिसाइड्स इनसाइड द डिस्चार्ज ट्यूब, जो भी गैस भरी जाएगी डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर वो उस पर डिपेंड करेगी, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। डिस्चार्ज ट्यूब पर डिपेंड नहीं करेगी, डिस्चार्ज ट्यूब में मौजूद गैस पर डिपेंड करेगी, जिसके अंदर जो आपने गैस भरा है डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, उस पर डिपेंड करेगी एनोड रेस की प्रोडक्शन। नेक्स्ट है द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज डी, न्यूक्लियॉन कहते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मिलाकर हम कहते हैं न्यूक्लियॉन, ठीक है, इसलिए मास नंबर को हम न्यूक्लियॉन नंबर भी कहते हैं। दैट्स वाई, सही है, समझ में आ गया सबको? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CO2, कार्बन डाइऑक्साइड के एक मॉलिक्यूल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी? देखो उसको चेक करना पड़ेगा। C+O/2, कार्बन पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एटॉमिक नंबर 6 होता है, ऑक्सीजन पे 8 होता है, तो 6 + 16 तो कितना है? 22 आया, ये ए ऑप्शन आया। आपसे मास नंबर, आपसे इससे मॉलिक्यूलर मास नहीं पूछा जा रहा था, आपसे पूछा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आपको पता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है? एटॉमिक नंबर के। तो इस बार जो आप लगाएंगे ना इसमें कार्बन और ऑक्सीजन का, बजाय एटॉमिक मास लगाने के आप इसका एटॉमिक नंबर लगाएंगे, तो उससे आपको पता लग जाएगा कि CO2 के ओवरऑल मॉलिक्यूल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है। तो 22 इलेक्ट्रॉन्स इसके अंदर मौजूद है, ए ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट है क्लोरीन एटम डिफर्स फ्रॉम क्लोराइड आयन इन द नंबर ऑफ व्हाट? क्लोरीन एटम क्लोराइड आयन से किस तरह से अलग होता है? लाइक Cl और Cl-, किस इसका डिफरेंस है? ABCD। इलेक्ट्रॉन का सिर्फ फ़र्क होता है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आ जाता है, इसमें 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसमें 18 इलेक्ट्रॉन हो जाता है, तभी नेगेटिव चार्ज आता है ना, एनाइन बनता है बाय द गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो सी ऑप्शन होगा ना, क्योंकि आपको पता है चार्ज उसी वक्त आता है जब इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन होता है। तो अब चूँकि नेगेटिव चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन गेन होता है, और पॉजिटिव चार्ज तब आता है जब इलेक्ट्रॉन लॉस होता है। तो यहाँ पर सी ऑप्शन करेक्ट होगा इस वाले MCQs में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द सेम मास एज दैट ऑफ एन इलेक्ट्रॉन? यस, पॉजिट्रॉन। प्रोटॉन हम नहीं करेंगे इसमें। तो आपने पढ़ा होगा फिजिक्स के अंदर, आपने इसको पढ़ा होगा जो वो यस कॉम्पटन इफेक्ट के अंदर पढ़ा होगा। तो 2 पार्टिकल्स पैदा होते हैं, लाइक एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन। एनहिलेशन ऑफ मैटर, एनहिलेशन ऑफ मैटर में पढ़ा होगा, कॉम्पटन में तो रिवर्स होता है इसका, सही है, चैप्टर 17 में पढ़ा होगा आप लोगों ने ये। ओके, तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का मास सेम होता है, बट जो चार्जेस होते हैं वो डिफरेंट होता है। प्रोटॉन पे पॉजिटिव, सॉरी जो है वो पॉजिट्रॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है और इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू द मास ऑफ अ प्रोटॉन? बताया था ना, वैसे 1836 बताया था मैंने, 1836, बट ये 1837 भी हो सकता है, करीब करीब है। तो 1:1837, मतलब एक इलेक्ट्रॉन का मास 1837 जो है उसके, सॉरी एक प्रोटॉन का मास 1837 इलेक्ट्रॉन के मास के बराबर है। ये हम ये कह सकते हैं कि प्रोटॉन इज़ 1837 टाइम्स हेवियर देन एन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। कल बताया था, ये लिखा भी होगा आप लोगों ने। द न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट हैविंग एटॉमिक नंबर 25 एंड एटॉमिक वेट 55 विल कंटेन। एक एलिमेंट है, उसका एटॉमिक नंबर है 25 और उसका एटॉमिक मास है 55।
उसमें क्या होगा? देखो एटॉमिक मास अगर 25 कहा जा रहा है तो 25 तो प्रोटॉन हो गए, 25 प्रोटॉन हो गए, तो ये तो होगा ही नहीं, ये भी नहीं होगा, तो एक ही तो प्रोटॉन इतना, बाकी न्यूट्रॉन भी 30 ही होना चाहिए, क्योंकि जब माइनस करेंगे तो 55 माइनस 25 दैट इज़ 30, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। मतलब आपको पता है एटॉमिक मास मैंने बिल्कुल इनिशियल लेक्चर में बताया था कि एटॉमिक नंबर आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बताता है, और मास नंबर आपको प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन बताता है। ठीक है, इस तरह के और MCQs आएंगे तो आपको ध्यान में रखना, पता है ना, बड़ी बेसिक बात है ये, पता है ना ये चीज़। तो एटॉमिक नंबर प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत बताता है, और मास नंबर दोनों का समेशन बताता है। और सिर्फ न्यूट्रॉन निकालना तो क्या करेंगे, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस कर देंगे, सिंपल, 9th क्लास से करते आ रहे हैं काम। द टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इन डी पॉजिटिव जिंक आइंस विथ मास नंबर 7, डाई पॉजिटिव जिंक आइंस, मतलब कह रहे हैं Zn+2 है, उसका जो मास नंबर है वो 70 है। अब बताइए कि इसके अंदर कितने न्यूट्रॉन्स होंगे? एटॉमिक नंबर जिंक का होता है 30, -30 कर दें, चूँकि हमें न्यूट्रॉन पूछ रहे हैं ना, तो क्या चार्ज का कोई फ़र्क इस पर आएगा नहीं। इलेक्ट्रॉन पूछता तो चार्ज कम ज़्यादा, वो चार्ज की वजह से इलेक्ट्रॉन कम ज़्यादा हो जाते हैं, लेकिन यहाँ तो आपसे पूछ ही रहा है क्या भाई, यस न्यूट्रॉन पूछ रहा है तो 40, 70 -30, चूँकि चार्ज आने से इलेक्ट्रॉन में वेरिएशन आती है, प्रोटॉन में थोड़ी आती है। तो अगर इसका, हाँ अगर कोई इलेक्ट्रॉन पूछ लेता तो हम 30 में से 2 कम करके 28 लिख देते हैं आंसर में। ठीक है, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ वन अनदर। आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो पता है ना भाई, किससे कहते हैं, सेम इलेक्ट्रॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आपको इसमें ये बताना है इस MCQs के अंदर कौन से दो ऐसे पेयर्स हैं जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, उसका मतलब कौन से ऐसे पेयर्स हैं दो जिनमें सेम हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स हैं। यस, सोडियम एंड नियॉन। सोडियम 11 होता है, और प्लस का मतलब हो गया 10, और नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 होता है, उसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन है। यस, ए ऑप्शन करेक्ट है। इसमें क्या करना होता है, हमें देखना होता है कि सेम इलेक्ट्रॉन्स किसके पास हैं, सेम इलेक्ट्रॉन जिस पेयर में होंगे उसमें हम टिक कर देंगे, बाकी पेयर देखे तो मुश्किल अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि इसके लिए आपको एटॉमिक मास नंबर्स पता होने चाहिए सबके। अगर आपको एटॉमिक नंबर सबके आते हैं तो फिर आप सारे चेक कर सकते हैं, वरना जहाँ आपको मिल जाए कि भाई आइसो इलेक्ट्रॉनिक है तो टिक कर दें। पता अगर ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक आ गया तो 100% बाकी सारे नहीं आ रहे होंगे, दैट इज़ 19 होता है इसका, 39 नहीं होता है इसका, 39 तो उसका मास नंबर होता है, एटॉमिक नंबर से बताएंगे ना। तो 18 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, और इसमें 8 एटॉमिक नंबर देखें ना, नियॉन 10 हो गया और 8 हो गया, Na+10 हो गया और 18 हो गया। तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक बस यहाँ पर ए ऑप्शन में आ रहा है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, CO किसके साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है? CO कार्बन मोनोऑक्साइड। पहले बात ये देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? कार्बन में होंगे 6, इसमें होंगे 8, टोटल हो जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स किस में है? O2 प्लस में। O2 का प्लस का मतलब O2 में जितने हैं उसमें से कम करना पड़ेगा आपको। सी ही रहेगा ना? नहीं ना, 1 मिनट, 16 हो जाएगा, -1 करेंगे तो 15 होगा ना, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक तो नहीं हुआ ये। +1 चार्ज है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है बस। ए Cn देख लेते हैं, 6 प्लस नाइट्रोजन का 7, दैट इज कितना हो गया ये हमारे पास 13, और -1 चार्ज है मतलब 1 इलेक्ट्रॉन आया हुआ है, +1 दैट इज़ 14।
ठीक है। तो CN- साइनाइड आइन होता है ये। तो जब का साइनाइड आइन है दैट इज़ एक्चुअली आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद कार्बन मोनोऑक्साइड CO। ठीक है, जो सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि एलिमेंट्स की सूरत में ऐसे इलेक्ट्रॉनिक पूछे जाए, कंपाउंड्स की सूरत में ही पूछ सकते हैं। तो वो कितना मुश्किल नहीं होता, तरीका सेम होता है। एटॉमिक नंबर्स आपको पता होने चाहिए, तो उसकी बुनियाद पे आप कर सकते हैं। द मास ऑफ एन एटम इज कॉन्स्टिट्यूटेड मेनली इन, बताएं एटम का मास किस पर डिपेंड करता है? हैवी पार्टिकल्स जो हैं दो ही हैं, न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, C ऑप्शन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मास तो बहुत थोड़ा होता है, बहुत लेस होता है, तो वो इतना ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करता, इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं डालता किसके मास पर भी, एटम के मास पर। नेक्स्ट इज द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट रिप्रेजेंट्स, क्या बताता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यस इन द न्यूक्लियस। एटॉमिक नंबर यही बताता है, Z से शो करते हैं। वैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बताता है अगर चार्ज नहीं एटम पर, तो चार्ज हो तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही बताता है एटॉमिक नंबर। लेकिन एटॉमिक नंबर नंबर ऑफ प्रोटॉन तो हर सूरत में बताता है, चाहे चार्ज आए ना आए कुछ भी हो जाए। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उस सूरत में बताएगा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर वो न्यूट्रल स्पीशी हो तब। ऐसा ही है, आसान है फिलहाल, कितना मुश्किल नहीं होता, ईजी है। An atom has 26 electron and its atomic weight is 56. The number of neutrons in the nucleus of the atom will be what? एटॉमिक मास में से इलेक्ट्रॉन्स के नंबर को माइनस कर देंगे। 56 माइनस 26 कितना हो गया? 30 हो गया। भाई मास नंबर में से, एटॉमिक मास में से एटॉमिक नंबर निकालना है, तब एटॉमिक वेट दिया हुआ है मतलब मास नंबर दिया हुआ है, और ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हुए हैं मतलब एटॉमिक नंबर दिया हुआ है, माइनस कर दिया तो माइनस किया तो 30 आंसर आया। अ सोडियम कैटाइन हैज़ डिफरेंट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम व्हाट? सोडियम कैटाइन मतलब क्या हो गया बच्चे? Na+। यही है सोडियम कैटाइन। इलेक्ट्रॉन कितने हो गए उसके पास? 10 हो गए। अब बाकी बताएं 10 इलेक्ट्रॉन किसके पास नहीं है? कौन सा आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है Na+ के साथ? सोडियम। देखिए है तो काफ़ी सारे, जो नहीं है उसका बताना है, ठीक है। 3 होंगे जिनके पास 10 आ रहे हैं। हाँ क्या कह रहे हो? D एल्यूमिनियम+3 नहीं, आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। एल्यूमिनियम का होता है 13, 13 में 3 माइनस करो 10, तो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। ए नहीं हो सकता, ए में देखो ना 8 होते हैं, 8+2, चूँकि -2 मतलब होता है 2 इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो 10, तो ये भी तो नहीं है। लिथियम, लिथियम करेक्ट आंसर होगा, बिकॉज लिथियम का एटॉमिक नंबर होता है 3, 3 - 1 = 2, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, सिंपल Na+ के साथ। सर बाकी सब उसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे होंगे। फ्लोरीन का 9 होता है ना, तो 9 और +1 कर दे तो 10 हो गया, तो 10 वहाँ पे भी आ रहा है। सही। An atom which has lost and 1 electron would be what? क्या कह रहे हो? पॉजिटिवली चार्ज। यस, वो एटम जो अपना 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा वो हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज होगा। बी ऑप्शन, चूँकि वो कैटाइन की फॉर्मेशन होगी, पॉजिटिव चार्ज बनेगा, और अगर 1 इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा होगा तो सूरत में नेगेटिव चार्ज बनेगा। ऐसा ही है। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटरमोस्ट ऑर्बिट ऑफ द एलिमेंट ऑफ एटॉमिक नंबर 15 इज। एक एलिमेंट है उसका एटॉमिक नंबर 15 है, बताइए उसके लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे? तो इसको बहुत तरह से बता सकते हैं, या तो आप उसको आइटम ड्रॉ करें, फर्स्ट शेल में 2, सेकंड शेल में 8, 10 हो गए हैं तो थर्ड में 5 हो जाएंगे 15, या अगर आप सिंपल 15 एटॉमिक नंबर होता है फास्फोरस का, 15 एटॉमिक नंबर फास्फोरस का होता है, और फास्फोरस ग्रुप 5A का एलिमेंट है। ग्रुप 5A का तो उसका मतलब उसके लास्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ से भी पता लग जाएगा। तो हर तरह से आप इसका पता लगा सकते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा C। इधर आप प्रोडक्टिविटी का कॉन्सेप्ट लेकर पता लगा लें, या आप पूरा ड्रॉ कर लें। एटम को ड्रॉ करना तो आता है, फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर 8, फिर 18, फिर 32, इस तरह से इलेक्ट्रॉन को लगाते हैं। नेक्स्ट है द एटॉमिक वेट ऑफ एन एलिमेंट इज डबल इट्स एटॉमिक नंबर इफ देयर आर 4 इलेक्ट्रॉन्स इन 2p ऑर्बिटल द एलिमेंट इज व्हाट? कह रहे हैं कि अगर 2p ऑर्बिटल में 4 इलेक्ट्रॉन है तो बताइए वो एलिमेंट कौन सा है? मतलब इस तरह से कह रहे हैं कि ये एलिमेंट है 1s2 2s2 2p2। सही है।
अब सिंपल है ना कि अब ऐड कर दें तमाम इलेक्ट्रॉन्स को ताकि आपको पता लग सके कि एटॉमिक नंबर कितना है। दैट इज़ 2 + 2 + 2 6। एटॉमिक नंबर 6 किसका होता है? कार्बन का होता है। तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया, कार्बन। ईजी होता है, ठीक है। मतलब कह रहे हैं कि इसका 4 इलेक्ट्रॉन। अच्छा, पहले वाली बात किसी काम की नहीं है उसके अंदर। एटॉमिक नंबर मास इसके एटॉमिक नंबर के डबल है तो वो सही है, 6 का 12 हो रहा है। बट हमें मेन इससे पता लग जाएगा कि ये कौन सा एलिमेंट है। अगर हमें बताया कि 2p ऑर्बिटल पे 4 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो करनी आती है आपको, वो करके चेक कर लेंगे। नहीं सही तो कह रहे हो, 4 लेना था, सॉरी 4 लेंगे ना, तो 4 तो 4 2 6 + 2 8 हो गया ना। ये अब क्या हो गया? कार्बन नहीं है, दिस इज एक्चुअली सी, ऑक्सीजन। मैंने 2 ले लिया था, 4 लेना था। सही कह रहे हो, सही है। तो भाई बात कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। सही है, समझ में आ गया सबको? नहीं समझ में आया? ये बताओ, एन एटम हैज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4 3d10 4s2 4p5। Its atomic weight is 80. Its atomic number and the number of neutrons in its nucleus shall be। भाई उसके एटॉमिक नंबर क्या है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने हैं? एटॉमिक नंबर कैसे पता लग जाएगा? और टोटल कर लो इलेक्ट्रॉन्स को तो पता लग जाएगा एटॉमिक नंबर कितना है। 35 हो गए शायद। तो 3D वैसे हम पता है क्या किया है उन्होंने? अलग तरह से कन्फिग्रेशन की हुई है यहाँ पर, वरना ये इधर होना चाहिए था, इधर होना चाहिए था। 4s2 के बाद 3d10 आता है और 3d10 तक आपको पता है कि 30 हो जाता है। तो यहाँ तक 30 हो चुका है और 35 हो रहा है। असल में आप यहाँ तक 30 करके इस 2 को गिन रहे हो, लेकिन हम 4s2 पहले लगाते हैं, 3d10 बाद में लगाते हैं। सही बात है, समझ आएगी? तो इसका हो गया हमारे पास क्या भाई? 35 एटॉमिक नंबर। और मास नंबर कितना है? 80। तो माइनस, तो पहले तो 35 आ गया, यही ऑप्शन करेक्ट होगा क्योंकि एटॉमिक नंबर और तो कोई आ ही नहीं रहा। 35 करेक्ट एटॉमिक नंबर। आप देखो 80 में से 35 माइनस करो, 45 ही आना है। तो ये हमारा बी भी करेक्ट हो गया। तो मतलब ये इसका एटॉमिक नंबर है और ये इसका नंबर ऑफ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है। ये समझ में आती बात है। इससे मल्टीपल MCQ सॉल्व कर चुके हैं ऐसे हम, तो बहुत सारे एक ही तरह के आ रहे हैं, तो समझ में आ जाएगा, इसको मसला नहीं। कुछ क्लियर तो है ना सबको? ऐसा नहीं कि परेशान हो तो आप बोलो मैं एक्सप्लेन कर दूँगा, मसला नहीं। विच ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल्स हैज़ मोर इलेक्ट्रॉन्स देन न्यूट्रॉन्स? किस पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे न्यूट्रॉन से? सोचें। यस, सी ऑक्सीजन -2। इसमें पहली बात तो उसके अंदर न्यूट्रॉन्स कितने होंगे? तो 8 16 8 होंगे और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 8 + 2 10 होंगे। यस, सी ऑप्शन में हमारे पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है उसके न्यूट्रॉन से। हाँ, तो उस साइड से बात उस पर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा ऑटोमेटिकली। हो सकता है, पॉसिबिलिटी है, तो वैसा भी हो सकता है। तो हम चेक कर लेंगे ये हम क्या चीज़ है। बाकी भी चेक करोगे तो कम ही आ रहा होगा, बस ये सही आ रहा है इसलिए मैंने एक चेक किया। बाकी भी चेक कर सकते हैं, आपका ऐसा मसला नहीं है। कंपेयर्ड विथ एन एटम ऑफ एटॉमिक वेट 12 एंड एटॉमिक नंबर 6, द एटॉमिक नंबर ऑफ एटॉमिक वेट 13 एंड एटॉमिक नंबर 6। मतलब 2 एलिमेंट्स कह रहे हैं, एक एलिमेंट है X है, उसका एटॉमिक वेट 12 है और एटॉमिक नंबर 6 है, और एक एलिमेंट है Y, उसका एटॉमिक वेट 13 है और एटॉमिक नंबर 6 है। कह रहे बताएं इसमें कंपेयर्ड विथ, इसके मुकाबले में ये इसको इससे कंपेयर कर रहे हैं कि ये कैसा होगा, इसमें क्या होगा? ज़्यादा न्यूट्रॉन होंगे, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे, क्या होगा? चूँकि एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट हो रहे हैं। मास नंबर डिफरेंट तभी होगा जब न्यूट्रॉन्स में वेरिएशन आएगा। तो इट कंटेन्स मोर न्यूट्रॉन है ना, इसमें 6 न्यूट्रॉन होंगे, उसके अंदर 7 न्यूट्रॉन होंगे। ऐसा ही है, कंपैरिजन करना था, बता रहे हैं। तो ए ऑप्शन हमारे पास से करेक्ट हो गया, इट कंटेन्स मोर न्यूट्रॉन्स। समझ में आ गया सबको? क्लियर है ना भाई? तो मुश्किल आएगा ना तो डिटेल डिस्कस करेंगे, अभी तक आया नहीं है अब तक, फिलहाल जब आएगा तो देखेंगे।
इन द न्यूक्लियस ऑफ कार्बन, सब नॉट कार्बन सॉरी कैल्शियम 2040 देयर आर, तो ये भी आसान है, बता ही दोगे यार, इसमें क्या बताऊँ। कितने प्रोटॉन कितने इलेक्ट्रॉन है? यस 20 प्रोटॉन 20 न्यूट्रॉन हो गए। बाकी ऑप्शन सही नहीं आ रहा होगा, कोने को गलती हो रही होगी सब में, है ना भाई। अब खुद देख लें, कुछ ना गलत होगा, ठीक है। Na+ आयन इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, सेम अभी तो किया ये सवाल। Na+ के इलेक्ट्रॉन्स किसके बराबर होंगे? Na+ के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे 10 इलेक्ट्रॉन होंगे ना उसके। Mg+2 बी ऑप्शन, क्योंकि मैग्नीशियम का होता है 12 और +2 का मतलब -2 करते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन निकल गए, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, तो 10 इलेक्ट्रॉन बच गए, ठीक है। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट वन, दैट इज Mg+2। यह हमारे पास Na+ आयन के साथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रखेगा। नेक्स्ट है द हाइड्राइड आयन्स H- आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विथ, 2 इलेक्ट्रॉन है ना इसके पास, किसके के बराबर है, कौन है होगा इसके जैसा? He+ नहीं है, HEC ऑप्शन, क्योंकि हीलियम के पास 2 प्रोटॉन 2 इलेक्ट्रॉन होंगे 2 न्यूट्रॉन होंगे, तो ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो गया, सही है। हाइड्राइड आयन मतलब H- आयन लिखा हुआ भी है, तो H- को 2 इलेक्ट्रॉन आगे, वरना H में 1 होता है। द न्यूक्लियस ऑफ द एलिमेंट दिस कंटेन्स, नहीं आइसोप्रोटॉनिक नहीं होता, आइसो इलेक्ट्रॉनिक लिखता है। यस कौन सा ऑप्शन होगा इसमें, कौन सा ऑप्शन होगा? सेकंड बी ऑप्शन कह रहे हैं। देखो एटॉमिक नंबर 21 तो सही है, 21 प्रोटॉन होगा और न्यूट्रॉन निकालने के लिए 45 - 21 24 ही आ रहा है, बी ऑप्शन करेक्ट होगा, सही है। बाकी मैं गलतियाँ आ रही हूँ कुछ ना कुछ, तो मैं टाइम वेस्ट होगा, मैं देख नहीं रहा, आप खुद देख लेना। स्लाइड्स मैंने कल भी भेज दी थी सारी, A to Z दोबारा भेजी थी सारी। अब मैंने फोल्डर बना दिया, जब कोई मांगता है पूरा भेज देता हूँ सर उठा के, जब जो चाहिए स्लाइड ले लो। वो एक एक करके मांग रहे हैं बच्चे, सर वो वाला चाहिए वो वाला, मैंने बोले सारा ले लो भाई। अब उसमें अब ये कि कुछ बच्चे लेट आते हैं ना ग्रुप के अंदर, अब वो क्या होता है कि उसमें फिर उनको पुराने वाले नहीं मिलते हैं, तो मैं सारा ही दे दे रहा हूँ मैं, तो थोड़ा सा आपके लिए परेशानी का बाइस बनेगा, वो स्टोरेज मसला करेगा। वैसे तो ऑटो डाउनलोड पे ना लगाए ना आप उसको, हाँ छोटे फाइल। द चार्ज ऑन द एटम कंटेनिंग 17 प्रोटॉन्स 18 न्यूट्रॉन्स एंड 18 इलेक्ट्रॉन, चार्ज क्या होगा इस एटम पे जिसके पास ये कंडीशन होगी? 17 प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो छोड़ ही दें, 18 इलेक्ट्रॉन। मेन आप ये देखेंगे कि +17 है और -18 है, तो क्या आया चार्ज? -1 चार्ज है ना। वैसे बस न्यूट्रॉन का तो काम होता नहीं चार्ज कम ज़्यादा करने में, न्यूट्रल है वो तो। हाँ जी Cl नेगेटिव आइन जैसे, हाँ ये Cl नेगेटिव ही होगा असल में, अगर आइडेंटिटी देखी जाए इसकी। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन इनर्ट गैस, इनर्ट गैस में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? इनर्ट गैस से मुराद नोबल गैसेस 0 होता है, क्योंकि आपको पता है कि इनर्ट गैस जो नोबल गैसेस होते हैं वो फुल्ली फिल्ड होते हैं, जब फुल्ली फिल्ड होगा तो सारा पेयर्ड हो जाएगा, तो करने की जरूरत ही नहीं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऐसी हमें पता है कि 8 ग्रुप में चाहे हीलियम, नियॉन, आर्गॉन, इलेक्ट्रॉन सारे के सारे फुल्ली फिल्ड होते हैं, और फुल्ली फिल्ड हो तो सबके सब पेयर्ड है। वो तो जब पार्शियली फिल्ड होगा तब जाकर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आएंगे ना। फुली फिल्ड में तो अगर करोगे तो आप सब फुल फिल हो जाएगा, ऐसे ही है। तभी तो स्टेबल नहीं है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे पेयर पे हुए हैं। वो ऑक्टेट रूल की बात कर रहे हैं, ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट डैश फॉलोज ऑक्टेट रूल। तो ऑक्टेट रूल हीलियम फॉलो नहीं करता, वो डुप्लेट रूल फॉलो करता है, बट फील्ड तो सभी के होते हैं। मतलब भले हीलियम का भी जो फील है वो पेयर में ही फील है। हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना है? 2 है ना, तो क्या लगाओगे? 1s2, तो पेयर्ड ही है ना। कौन सा स्पीशीज था भाई? फाइलम। अरे ये बेचारा क्या कोई आर्थ्रोपोड, हेक्सापोड है कोई, है बायो वालों को देखना पड़ेगा। तो लोग पूरा फाइलम वगैरह इसके चेक करना बैठ गए, तुम लोग वही तो यार, तुम लोग इससे परेशान हो रहे हो। अच्छा चलो आगे बढ़ते। द नाइट्राइड आयन इन हीलियम, लिथियम नाइट्राइड इज कंपोज्ड ऑफ, लिथियम नाइट्राइड दैट इज Li(N), लिथियम का +1 चार्ज, इनका N का -3 चार्ज,
तो Li3n जो कि लिथियम नाइट्राइड, ऐसे होता है ना, फॉर्मूला बनता है। अब बताइए किस चीज़ पे कंपोज होता है? नाइट्राइड आयन किस चीज़ पे कंपोज होगा? नाइट्राइड आयन से मुराद क्या हो गया हमारे पास? नाइट्राइड आयन जो होता है N-3 आयन, यही होता है ना नाइट्राइड। N-3 आयन क्या बताने कि किस चीज़ पे कंपोज हुआ होगा? कितना है प्रोटॉन, कितना इलेक्ट्रॉन है? इसी है। एटॉमिक नंबर 7 है ना भाई, तो प्रोटॉन तो 7 हो गया और 3 ऐड हो रहा है तो 10 हो गया, 7 and 10, ये ए ऑप्शन हो गया। सही है। एटॉमिक स्ट्रक्चर के एमसीक्यूज बड़े आसान होते हैं, मतलब मुश्किल नहीं आते हैं, तो इसमें न्यूमेरिकल नहीं होता ना, ये बेसिक चीज़ होती है। द न्यूक्लियस ऑफ ट्रीटियम कंटेन्स, ट्रीटियम आपको पता है 1H3, द थर्ड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन D, 1 प्रोटॉन एंड 2 न्यूट्रॉन। आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन तो कई बार पढ़ा आप लोगों ने, तो आसान, प्रोटियम, ड्यूटियम, ट्रीटियम, मसला सही है, दोनों समझ में आ गया हमसे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुपिंग्स रिप्रेजेंट्स अ कलेक्शन ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़, इसमें से कौन से आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ को बता रहे हैं? मतलब तीन को देखना है, तीनों में इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, कोई ऐसा पेयर ABCD, ए में ही ऐसा हो गया 10, इसका 11 होता है, इसका 20 होता है, इसका 12 होता है। ए कहाँ से हो गया? ये नहीं हुआ। कैल्शियम कहाँ है? इलेक्ट्रॉन, ये तो 10 मान लिया, ये 10 मान लिया, ये तो 18 हो रहा है। बी 7, 9 और 11, ये 10, ये 10, ये 10, सही तो है। बी हुआ ना? बी क्यों नहीं होगा? हो तो गया बी, तीनों इलेक्ट्रॉन सेम आ रहे हैं। इजी है, इसमें कोई मुश्किल तो नहीं था। और 2 के बजाय 3 दे दिया उन्होंने पेयर, तो 3 में काम कर वर्कआउट कर लेंगे। द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट कंटेन 9 प्रोटॉन, इट्स वैलेंसी वुड बी, बहुत इजी है, देखो भाई ग्रुप नंबर से पता लग सकता है, 2 तरीके से बता सकते हैं, दोनों तरीके से देख लो। पहला ग्रुप नंबर से बताते हैं। 9 प्रोटॉन है, एटॉमिक नंबर 9 है। एटॉमिक नंबर 9 है तो ये एलिमेंट कौन सा हो गया? फ्लोरीन। और फ्लोरीन की वैलेंसी, फ्लोरीन कौन से ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है? 7s है। 7s है तो 7 की वैलेंसी -1 होती है फ्लोरीन की, तो वैसे ही -1 होने की तरीका तो ये है। दूसरा तरीका एटम ड्रॉ कर लो, प्रोटॉन 9 है तो इलेक्ट्रॉन भी 9 ही होगा, तो फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 8 नहीं 7 इलेक्ट्रॉन, हो गया 9। अब वैलेंसी किसे कहते हैं? व्हाट इज़ वैलेंसी? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन बाय एन एटम टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट इज कॉल्ड वैलेंसी, है ना? कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है या कि लेना या देना पड़े किसी एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, दैट इज कॉल्ड वैलेंसी। अब इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो उसकी वैलेंसी 1 होगी, दैट्स तभी 1 ही होगी। तो +1 -1 नहीं किया उन्होंने, तो बस 1 ही लगा देंगे, वरना नॉर्मली होना चाहिए था -1 यहाँ पर, वैलेंसी उसकी -1 होती है, सिर्फ 1 थोड़ी ना होती। 6 प्रोटॉन्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ, सही है, 6 प्रोटॉन्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ऑफ। 6 प्रोटॉन किसके न्यूक्लियस में होंगे इनमें से? छः प्रोटॉन जिसका टॉपिक नंबर 6 होगा भाई, और क्या? कार्बन होगा, और क्या? सी, इसमें वहाँ सोचना। बोरॉन में 5 होगा, लिथियम में 3 होगा, हीलियम में 2 होगा। एटॉमिक नंबर तो पता ही है ना भाई, इजी है, इसमें तो कुछ भी नहीं है ऐसा। ये क्या हो गया? 2 क्वेश्चन मर्ज हो गए लग रहा। चलो ये वाला देख लो, मसला नहीं। रदरफोर्ड्स एक्सपेरिमेंट ऑन स्कैटरिंग ऑफ पार्टिकल्स showed for the first time that the atom has what? न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट हमें ये बताता था पहली बार न्यूक्लियस के कॉन्सेप्ट दिया था कि एटम के अंदर जो है न्यूक्लियस है, जो सेंटर में है, जिस पर सारे पॉजिटिव चार्जेस मौजूद हैं। ठीक। रदरफोर्ड्स अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट इवेंचुअली लेड टू द कंक्लूजन दैट, रदरफोर्ड का जो अल्फा रे स्कैटरिंग जो था गोल्डफॉर एक्सपेरिमेंट, उससे क्या कंक्लूजन हमें मिलता है? इन चारों में से क्या बात हमें पता लगती है? यही बड़ा पता लगता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो न्यूक्लियस के, बाकी ये सारी बातें रदरफोर्ड
नहीं बताता है। आप पढ़ लेंगे, आप देख लें, उसमें ये कोई बात नहीं, रदरफोर्ड इसमें से नहीं बताता है। रदरफोर्ड न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट देता है और इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है कि वो न्यूक्लियस से अराउंड मूव करते हैं। ऐसा ही है। When atoms are bombarded with alpha particles, only a few in millions suffer deflection, others pass out undeflected. This is because of what? मतलब जब एटम्स को अल्फा पार्टिकल्स को बम्बार्ड किया जाता है गोल्ड के एटम्स पर, तो बहुत मैक्सिमम तो सीधे चले जाते हैं। कुछ पार्टिकल जो है ना वो डिफ्लेक्शन सफ़र करते हैं या बाउंस बैक होते हैं। ऐसा क्यों होता है? डी ऑप्शन करेक्ट होगा कि द न्यूक्लियस ऑक्यूपाइज मच स्मॉलर वॉल्यूम कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ द एटम। न्यूक्लियस का जो साइज़ होता है, न्यूक्लियस का जो वॉल्यूम होता है, वो ओवरऑल एटम के मुकाबले में छोटा होता है। इसकी वजह से जो सिर्फ जब न्यूक्लियस से जाकर टकराने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है वन, तो इसलिए बहुत कम डिफ्लेक्शन होती है, बाउंसिंग बैक होती है। ज़्यादातर एटम का हिस्सा खाली होता है, इस वजह से वो क्या होता है, वो सीधा चला जाता है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। सही, तो डी ऑप्शन करेक्ट हुआ ना इसका। ये बी क्या है? द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑन द अल्फा पार्टिकल टू द पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन इज़ वेरी स्मॉल। नहीं, वो तो और ज़्यादा उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया, ऐसे देखा जाए तो, और डिफ्लेक्शन होना चाहिए ऐसे। When alpha particles are sent through a thin metal foil, most of them go straight through the first foil because what? तो अल्फा पार्टिकल को जब भेजा जाता है थिन मेटल फॉइल से पास किया जाता है, तो ऐसा क्यों होता है कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल सीधे चले जाते हैं? सी, मोस्ट पार्ट ऑफ द एटम इज एम्प्टी स्पेस। एटम का ज़्यादातर हिस्सा खाली होता है, तभी वो सारे के सारे स्ट्रेट चले जाते हैं, मूव कर जाते हैं, ठीक है, विदाउट एनी डिफ्लेक्शन आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट, व्हेन एन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम एल टू के शेल, जब इलेक्ट्रॉन एल शेल से के शेल पे, के एल है ना, हायर से लोअर पे आ रहे हैं, तो एनर्जी रिलीज करेगा। बी ऑप्शन सिंपल है ना। व्हेन बेरिलियम इज बम्बार्डेड विद अल्फा पार्टिकल्स, एक्सट्रीमली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस which cannot be deflected by electric or magnetic field are given out. These are what? गलत कर दिया। एक्सरे कहाँ से हो गया? सी, अ बीम ऑफ न्यूट्रॉन्स। ये चैडविक एक्सपेरिमेंट है। बेरिलियम मेटल पर अल्फा पार्टिकल को स्ट्राइक किया जाता है तो उसके अंदर से हाईली पेनिट्रेटिंग रेडिएशंस निकलते हैं जिनका कोई चार्ज नहीं होता, इसलिए वो इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड पर डिफ्लेक्शन नहीं करते हैं। तो ये जेम्स चैडविक का 1934 वाला एक्सपेरिमेंट है, ये जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के लिए था। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी कल ही तो पढ़ाया था। एक्सरे ऐसा होना ना होता, एक्सरे का पोज व्हेन कैथोड रे स्ट्राइक विद अ मेटल पीस, तब जाकर एक्सरे बनेगा। ये कैथोड रे थोड़ी ना मेटल पीस से स्ट्राइक करा जाएगा इसमें, तो ये न्यूट्रॉन्स इजेक्ट होंगे इसके। बेरिलियम से पता लग रहा है बेरिलियम उसी ने इस्तेमाल किया था, बी ही। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन। जो हमने कल प्लांक्स क्वांटम थ्योरी पढ़ी थी, उनमें से कौन सा नई बात है? प्लांक्स इनकरेक्ट है प्लांक्स क्वांटम थ्योरी के अकॉर्डिंग। तो रीड कर लें, उसे बताएं फिर। बी कह रहे हो? सेकंड और कोई? डी कह रहे हो? डी डी डेल्टा, बी ब्रावो, ठीक। The energy is not absorbed or emitted in whole number or multiple of quanta. Not the characteristic. देखो, रेडिएशन इज एसोसिएटेड विद एनर्जी, ये तो है पॉइंट, इसके स्टिक नहीं कर सकते। कह रहे कौन सा पॉइंट नहीं है? रेडिएशन की एसोसिएशन एनर्जी के साथ है ना भाई। एनर्जी इज directly proportional to frequency of radiation. Radiation energy is not emitted or absorbed continuously, but in the form of small packet called quanta. ये बात भी है। This magnitude of energy associated with a quantum is proportional to the frequency. सही बात है। ये पॉइंट नहीं है। The energy is not absorbed or emitted in the whole number or multiple of quantum. मतलब
यहाँ पर ये बात हो रही है कि प्लैंक्स प्लांक तो ये कहता था ना कि जो एनर्जी एब्जॉर्ब रिलीज होती है क्वांटा की सूरत में होती है, डिस्क्रीट यूनिट्स की सूरत में होती है, होल नंबर में होती है 1 2 3 4। बट हम ये नहीं कह सकते कि फ्रैक्शंस में नहीं होती हैं। एनर्जी जब जाती है तो ये नहीं कह सकते कि 1 और 1.5 वो पैकेट्स की सूरत में जा रही है, तो एक जाएगी या 2 या 3 या 4 या 5 या 6, सारे होल नंबर में जाएंगे। तभी हम कहते हैं एनर्जी क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज से मुराद ये होता है कि वो होल नंबर पे जाती है, पैकेट्स की सूरत में जाती है, एक सिंगल पैकेट्स की सूरत में। इस तरह नहीं जाती कि उसको पे वो फ्रैक्शंस के अंदर और मतलब छोटे मतलब के फ्रैक्शंस के अंदर, ऐसा नहीं है, बल्कि सिंगल होल नंबर यूनिट में जाती है। तो ये बात गलत है। मैक्स प्लांक ऐसी बात करता ही नहीं था, बल्कि इसके उलट बात करता था। वो तो कहता था हाँ भाई क्वांटाइज होती है, एनर्जी होती है। सही है, तो आपने गलत बताया सभी ने, ज़्यादातर ये ऑप्शन सही था। चलो इंसान है, कभी गलती होती है इंसान से, जिससे साबित हो गया कि यू आर ह्यूमन बीइंग, तभी गलती आप कर रहे हो। कल सही साबित हुआ था एनालॉजी में सर, तो सही इंसान साबित हो रहे थे तुम लोग, गलती ही कर रहे थे फिर। तो केमिस्ट्री ज़्यादा आसान। हाँ ये बोला था आपने, असल में आज आप पीछे बैठ गए ना, आगे बैठते तो शायद आपकी आवाज़ सुनी जाती। ठीक है, तो ज़ोर से बोला करें बैक साइड पे जो है, ऐसा नहीं समझ में आया। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट, पीछे चला गया। एनर्जी ऑफ ऑर्बिट भाई E1 है, ये E2 है। ज़्यादा एनर्जी किसकी होती है, E1 की कि E2 की? E2 की ज़्यादा होती है ना, इसकी 10 है, इसके 15 है, तभी तो इसको अब्जॉर्ब करना पड़ता है एनर्जी, और वापस आकर रिलीज़ कर रहा होता है। तो जितना दूर होगा शेल उतनी ज़्यादा एनर्जी उसकी होगी ना, तो क्या होगा, इंक्रीज एज वी मूव अवे फ्रॉम न्यूक्लियस। ये ऑप्शन हो जाएगा, है ना। फर्स्ट सेल सेकंड सेल में बात करें तो सेकंड सेल की ज़्यादा होती है फर्स्ट सेल से, थर्ड सेल की सेकंड सेल से ज़्यादा होती है। एनर्जी बढ़ रही होती है ना भाई, n+l वैल्यू बढ़ रही होती है 1:2 2:2 करके, जब ऊपर जा रहे होते हैं तो एनर्जी बढ़ रही होती है। पता है ना ये चीज़ तो। Electron occupies the available orbital simply before pairing in any orbital occurs, it is what? ये थोड़ा थियोरिटिकल नहीं पढ़ाया था मैंने आपको, लेकिन अगर आप थोड़ा सा माइंड लगाएं तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के 4 रूल्स होते हैं। तो उनमें से इलेक्ट्रॉन्स पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है ये नहीं, ये हॉर्न्स रूल है। हॉर्न्स रूल क्या कहता है आपके पास, जैसे अगर नाइट्रोजन है 7 इसमें इलेक्ट्रॉन लगाने हैं तो 1s2 2s2 और 2p पर 3 लगाना है, 2px 2py 2pz। ये क्या कह रहा था कि एक एक सिंगल लगाओ पहले, हॉर्न्स रूल है ना ये। दिस इज बी। हाइसेनबर्ग प्रिंसिपल तो ये बात करता ही नहीं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के बारे में। प्राउट हाइपोथेसिस तो कोर्स में ही नहीं है। तो पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल क्या बात करता है कि एन एटम एन ऑर्बिटल कैन हैव मैक्सिमम ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, या नो 2 इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम कैन हैव ऑल 4 सेम पेयर ऑफ क्वांटम नंबर्स। ये स्टेटमेंट होती है पॉलिस में। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन के जो है ना अपने लॉस पढ़े होंगे उसके अंदर। डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट, ये फिजिक्स में पढ़ा होगा आपने। शोड दैट डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट क्या शो करता है, देखो पता है किसी को, ये सी ऑप्शन अगर पढ़ा है। असल में ये जो डी ब्रोगली के बात बता था ना, डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस, तो डी ब्रोगली ने जैसे एक थ्योरी पेश की थी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो वेव हैं। एक्सपेरिमेंट जो किया था डी ब्रोगलीज हाइपोथेसिस पे, वो फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, डेविसन जर्मर ने किया था। तो डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट एक हेडिंग भी होती है बुक में फिजिक्स, ठीक है। बोले ये मुश्किल है, पढ़ते नहीं है, पेपर में आता नहीं है वो डेविसन जर्मर, तो उसे लोग पढ़ते नहीं उसको इतना ज़्यादा, मुश्किल है काफ़ी ज़्यादा वो एक्सपेरिमेंट, दैट्स व्हाई। तो इलेक्ट्रॉन्स का वेव नेचर शो करने के लिए एक्सपेरिमेंट हुआ था ये डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट से 2 अलग-अलग, डेविसन जर्मर। एक्सपेरिमेंटल एविडेंस फॉर द एग्जिस्टेंस ऑफ द एटॉमिक न्यूक्लियस कम्स फ्रॉम व्हाट? न्यूक्लियस की डिस्कवरी किस प्रैक्टिकल से, किस एक्सपेरिमेंट से हुई थी इन चारों में से? डी ना, अल्फा स्कैटरिंग बाय थिन मेटल फॉइल। अल्फा स्कैटर हो गए थे ना, थिन मेटल फॉइल सब गोल्ड फॉइल से गुजरे थे, तो न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ था उसमें।
जिसको रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट जिसको आप कह रहे हैं। 20 नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ बोहर्स मॉडल ऑफ द हाइड्रोजन एटम। कौन सा स्टेटमेंट बोहर्स मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम के लिहाज से नहीं है? कौन सी बात बोहर नहीं करता? यस, उसने हेल्प की तो उसने भी यही बात की थी। ए तो नहीं है। इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन डिफरेंट ऑर्बिट्स। यार उसमें कौन सा गलत बोला इसने? द पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट कैन नॉट बी डिटरमाइंड सेपरेटली। यस, ये हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है। हाइसेनबर्ग अनसर्टेनिटी है ना ये तो। इसने तो बोला था कि ऐसा अप्रोक्सीमेटली डिटरमाइन कर सकते हैं, तभी तो MVR इक्वल टू NH/2 था इसके मुताबिक। जबकि हाइसेनबर्ग कहता था MVR इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू NH/2 NH कट। ऐसा ही है ना यार? तो गलत ही बताया आप लोगों ने, तीसरे पे सही बता रहे हो। ये तो बहुत आसान है, कुछ तो था नहीं उसके अंदर ऐसा। द एनर्जी ऑफ सेकंड बोहर्स ऑर्बिट ऑन द हाइड्रोजन एटम इज 328 किलो जूल पर मोल। कल निकाल कर दिखाया था ना वो 1313 डिवाइड बाय n² माइनस में। तो आ जा रहा था, कह रहे हैं कि बताइए फोर्थ बोहर ऑर्बिट के रेडियस के जो एनर्जी है वो क्या निकलेगा? -1313 डिवाइड बाय n² मतलब 4 का स्क्वायर। कितना आ रहा है? करके देख लें। -82 आ रहा है, डी ऑप्शन। अब आप इसको कर सकते हैं, अगर आप बिना कैलकुलेटर करोगे तो 4 का स्क्वायर 8 हो गया, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12 और उसके बाद 2 4 ज़ा 8। तो 4 से कर रहे हो? 2 से कर रहा हूँ मैं, उसको मैं 13 को काट रहा हूँ, कट कर रहा हूँ। 1 मिनट। 2 4 ज़ा 8 2 नहीं तो इसमें 0 लगेगा ना, तो 2 नंबर एक साथ ले रहे हैं, 606 हो जाएगा। अच्छा सॉरी इसमें सही। ओके यहाँ गलती कर देना। 4 का स्क्वायर है तो 16 हुआ। नाउ राइट ओके 12 16। अच्छा 2 6 ज़ा 12 2 6 ज़ा 2 ये तो 606 होगा ना ये, जो 2 नंबर एक साथ लेते हो तो बीच में 0 लगा देते हैं, ये बचपन से पढ़ा। 2 4 ज़ा 8 2 3 ज़ा 6 0 6 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2 2 5 ज़ा 10 2 3 ज़ा 6 2 1 ज़ा 2 2 4 2 7 ज़ा 14 और फिर 1 आ गया 2 6 ज़ा 12 मतलब लगभग 76 के आसपास। 82 मतलब विदाउट कैलकुलेटर अगर आप करें तो ऐसे निकाल सकते हैं, मतलब करीब आएगा। मतलब एग्जैक्ट नहीं आ सकते क्योंकि मैं बहुत सारे होल नंबर छोड़ते हुए आ रहा हूँ। तो ये 13 13 तो कट ही नहीं सकता ना डायरेक्ट, बट आप 13 13 काटें ना, 13 12 समझ के कट कर दें, थोड़ा सा फर्क पड़ेगा ना, आंसर से वैसे दूर होंगे। व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन अ स्टेशनरी ऑर्बिट देन, जब इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में घूमता रहता है तो क्या होता है? ये तो रदरफोर्ड बोल रहा था। एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट, सी ऑप्शन, यस डी ऑप्शन। ना एब्जॉर्ब करता है ना रिलीज करता है। जब एक्साइटेशन आएगी तब होगा ना मामला अलग, ऐसे अपने ऑर्बिट में तो घूमता रहेगा। एज सून एज इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन इट्स ओन एनर्जी लेवल इट नीदर रेडिएट्स नॉर एब्जॉर्ब्स एनर्जी। ये तो फर्स्ट पॉइंट है बोर्स एटॉमिक मॉडल का। बी वाला, इट गेन्स काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी फिक्स होती है, एनर्जी जो है ना, काइनेटिक एनर्जी मतलब एनर्जी हर शेल के लिए फिक्स होती है, वही तो हम निकाल लेते हैं अभी, -1313 अपॉन n²। तो वो हर ऑर्बिट के लिए फिक्स है, वो कम ज़्यादा नहीं होती जब तक इलेक्ट्रॉन उसमें घूमता रहता है। इस तरह से एब्जॉर्ब्स और एमिट तो करता नहीं रेडिएशन को, तो आखिरी यही बच गया हमारे पास कि इसकी एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है। जब एनर्जी कांस्टेंट रहती है तो गेन कैसे करेगा काइनेटिक एनर्जी? तो अलग अलग बात होगी ना। द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बताइए। सी होगा, फिजिक्स के अंदर होता है ना, वो बता रहे थे ना आप लोग, इधर फिजिक्स में हम लोग 13.6 लिखते हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिखते हैं, और जो हम लिखते हैं केमिस्ट्री में वो किलो जूल पर मोल में मैं बता रहा था आपको। तो किलो जूल पर मोल में 13 है माइनस का, और इसमें जो है वो आपका 13.6 है। माइनस नहीं, ज़रूरी नहीं होता,
द एक्सप्रेशन ऑफ बोहर्स रेडियस ऑफ एन एटम, बोहर ने जो रेडियस निकालने का तरीका बताया था, असल में डेरिवेशन में होता है, देखो सारे एक है, बस स्क्वायर में मसला आ रहा है। नीचे 2 जगह पर स्क्वायर आता है, सिर्फ बस 2 जगह पर ही स्क्वायर आता है, और जगह पर नहीं आता। तो ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, बी है। 2 जगह पर स्क्वायर सिर्फ आएगा, तो 2 जगह से मुराद पाई पर आएगा और ई पर आएगा बस। नहीं है मज़े की 4 पाई, नहीं है मज़े की 4 पाई, इस तरह से बोलते हैं, लेकिन के इसमें भी नहीं डाला उन्होंने। बहुत सारी किताबों में के छोड़ देते, कूलम्स कांस्टेंट, यस के छोड़ देते हैं, दैट्स व्हाई। तो बुक में भी छोड़ा गया था के। तो हम इस तरह से नहीं है मज़े की 4 पाई, इस से भी याद कर सकते हैं कि इस तरह से नहीं है, नहीं है मज़े की 4 पाई, ठीक है। तो ये हो गया आपका रेडियस, हो गया ये n स्क्वायर, h स्क्वायर, ई पर स्क्वायर और पाई पर स्क्वायर। ऐसे ही मतलब निमोनिक एक बना दिया है। हाँ तो ये हो गया ना, लिखा हुआ, यही तो लिखा हुआ, और क्या लिखा हुआ, ठीक है। हाँ सही है, जो भी वॉट एवर। चलो आगे बढ़ो। द अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ऑफ द रदरफोर्ड कंक्लूडेड दैट। रदरफोर्ड क्या कंक्लूड करता है, क्या बताता है, बोले। हाँ जी, क्या बताता है, सोच के बताएं भाई, कुछ जल्दी नहीं है, आराम से सोच, सोचे, क्योंकि लंबे ऑप्शन है ना, तो सोचना पड़ेगा। रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट क्या बताता है, क्या कंक्लूड करता है हमसे, उसकी कंक्लूजन क्या है। हाँ जी, आप लोग बाकी बच्चे को क्या रहे, सी के अलावा, सी ही है। पहला द न्यूक्लियस इज मेड ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, सही है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज एक्जैक्टली इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये मतलब बताता नहीं है, ये मतलब इट इज़ कंक्लूड, उसने नहीं बताया था। ये प्रोटॉन तो डिस्कवर ही नहीं हुआ था 1911 में, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के बराबर है, ये भी उसने ऐसा कुछ नहीं बताया था। इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई डिस्क्रीट एनर्जी लेवल, यस, ये बोहर ने बताया था। द पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कंसनट्रेटेड इन अ वेरी स्मॉल ऑल स्पेस, यस, न्यूक्लियस जिसको हम कहते हैं, ये तो न्यूक्लियस का कॉन्सेप्ट है जिसने बताया था, ठीक है। द एलिमेंट यूज्ड बाय रदरफोर्ड इन हिज फेमस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट वाज, क्या एलिमेंट इस्तेमाल किया था, गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट था ना, तो ए। इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम द डिफरेंट लाइंस ऑफ लाइमन सीरीज आर प्रेजेंट इन, लाइमन की अल्ट्रावायलेट फील्ड है ना, बामर की जो होती है विजिबल होती है, उसकी बाकी सबकी IR फार IR है, ठीक है, बाकी सबके वो भी और डी है, सही। कल तो बताया था हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के अंदर ही मैक्सिमम चीज़ें पढ़ी हुई आ रही हैं। द एनर्जी ऑफ फोटोन इज कैलकुलेटेड बाय, प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के लिहाज से कर लेंगे, एक इक्वल टू h न्यू। रेडियस ऑफ फर्स्ट बोहर्स ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन एटम 0.529 एंगस्ट्रॉम, 5 to 9 को राउंड ऑफ 0.53 कर सकते हैं, क्लियर है भाई, डन। द रेडियस ऑफ फर्स्ट ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन इज 50.53 एंगस्ट्रॉम, द रेडियस ऑफ थर्ड बोहर ऑर्बिट वुड बी, सिंपल, दैट इज 3 का स्क्वायर इंटू 0.529, मतलब 9 इंटू 0.529, तो डी ऑप्शन। बोहर मॉडल ऑफ एटम इज कॉन्ट्राडिक्टेड बाय, बोहर मॉडल को किसने कॉन्ट्राडिक्ट, मतलब कॉन्ट्राडिक्टेड का मतलब जिसको रद्द किसने किया, हाइसेनबर्ग ने किया ना भाई। कॉन्ट्राडिक्टेड का मतलब होता है कि इसको रद्द किसने किया, इसको इसके खिलाफ, इसका अगेंस्ट बात किसने की, तो हाइसेनबर्ग ने की थी ना, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका, कल ही तो पढ़ा आखिरी में यही। द एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन इज फाउंड to satisfy the expression for the energy change delta E in joule such that delta E equal to this joule where n equal to 1, 2, 3 and n2 equal to this. The spectral lines correspond to Paschen series to what? एक मिनट, यहाँ पर कह रहे हैं कि स्पेक्ट्रम जो ऑब्टेन हो रहा है डेल्टा ये है, और जे n1 लोअर ऑर्बिट है, लोअर ऑर्बिट है, और n2 हायर ऑर्बिट ही है। स्पेक्ट्रल लाइंस correspond to Paschen series 2, Paschen मतलब 3 थर्ड पे जंप कर रहा है, लोअर ऑर्बिट 3 है ना, लोअर ऑर्बिट 3 किस में है,
मतलब वो एक्सप्लेन कर रहे हैं, सिंपल आपसे पार्शियल थ्योरीज के बारे में पूछ रहे हैं कि लोअर ऑर्बिट और हायर ऑर्बिट क्या होगा। तो लोअर ऑर्बिट तो थर्ड होगा, हायर ऑर्बिट 4 5 6 कुछ भी सो ऑन हो सकता है। लाइमन बार्मर पार्शियल ब्रैकेट फंड कल बताया था। तो बी ऑप्शन होगा n=1, लोअर ऑर्बिट 3 होगा, हायर ऑर्बिट 4 5 6 कुछ भी हो सकता है। हाँ इन्फिनिटी तक जा सकता है जी हाँ, कल बता तो रहा था कि इनफाइनाइट होता है। एक मिनट, ये शायद डबल हो गया आगे। चलो पीछे हो जाओ। एक जा रहा है, एक फंस जा रहा है। चलो अटक गया, नाश्ता करना इसको भी भाई। चलो रुक जाना बस, वो एक ही ट्रांसफ़र हो जा रहे हैं जाके, क्या बस रुक जाओ। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड व्हाट। देखो भाई इसको समझना पड़ेगा, मैंने कल बताया नहीं था आपको। अरे समझ लो भाई, ऐसे नहीं बताऊँ मैं, बोल तो रहा, समझ लो एक चीज़, समझ लो तो खामोश बैठो, सुनो सिर्फ। क्योंकि जो मुझे पता है, जो आप नहीं बता सकते वो आप बता ही नहीं सकते, क्यों बिना वजह टेंशन ले रहे हो। ये सिंध बोर्ड से है ही नहीं, ये वाला टॉपिक फेडरल से। अच्छा देखें, बोहर ने जो लाइन स्पेक्ट्रम ऑब्टेन किया था ना, वो इस तरह से था, वो इस तरह से आता था। जैसे एक लाइन इस तरह से आ रही है, फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन इस तरह से आ रही है, थोड़ी ब्रॉड होती थी वो, थर्ड लाइन ये वाले आ रही है, और मान लो कि फोर्थ लाइन ये वाली आ रही है। ये स्पेक्ट्रल लाइन्स ऑब्टेन हो रही है ना। ये कहता था भाई ये के है, ये एल है, ये एम है, ये एन है। शेल का कॉन्सेप्ट आया यहाँ से ना, ऑर्बिट्स का। अब जब इसी लाइन स्पेक्ट्रम को जब इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड में रखा गया, तो क्या हुआ कि ये लाइन्स स्प्लिट हो गई, स्प्लिट हो गई। ये एल वाली लाइन 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गई, एम वाली लाइन 3 पार्ट्स में ब्रेक हो गई, और एन वाली लाइन जो है ना वो 4 पार्ट्स में ब्रेक हो गई। ये एक इफेक्ट कहलाता है इस तरह से ना, स्पेक्ट्रल लाइंस में जब इसमें। अब अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड में स्प्लिट हो रही है, तो उसको अलग बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड स्टार्क इफेक्ट। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के सामने रखते हैं तो इस तरह से स्प्लिट हो जाती है लाइंस जो बनती है स्पेक्ट्रल लाइंस जो, तो वो तो दैट इज कॉल्ड स्टार इफेक्ट। और अगर मैग्नेटिक फील्ड अगर ये हो रहा है, दैट इज कॉल्ड ज़ीमैन इफेक्ट। तो स्टार्क इफेक्ट और ज़ीमा, ये ठीक है, स्टार्क इफेक्ट हो गया। स्टार्क की आयरन मैन नहीं है ये, ठीक है। स्टार्क से हो रहा था, यहाँ पर साइंटिस्ट का नाम है, और मिचेल स्टार्क भी नहीं है जो बॉलर है, था शायद, अभी भी मिचेल स्टार्क है, फास्ट बॉलर। ओके, तो स्टार्क एक साइंटिस्ट था, उसने बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर स्पेक्ट्रल लाइन्स स्प्लिट हो जाती हैं। और ज़ीमैन जो था उसने बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड के अंदर स्प्लिट हो जाती हैं, स्प्लिट होती हैं। बाद में जो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था सोमरफील्ड, ये सब फेडरल का है, सोमरफील्ड ने क्या बताया था कि भाई जो स्पेक्ट्रल लाइन्स स्प्लिट हो रही हैं, इसका मतलब कि ऑर्बिट के अंदर सब ऑर्बिट हैं, शेल्स के अंदर सब शेल्स हैं, एनर्जी लेवल्स के अंदर सब एनर्जी लेवल हैं। अब इसके के अंदर एस है, एल 2 लाइन्स में स्प्लिट होता है, तो एल के अंदर एस और पी दोनों होगा, एम के अंदर एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा, और एन के अंदर एस भी होगा, पी भी होगा, डी भी होगा, एफ भी होगा। ये सोमरफील्ड ने बताया था इसके बारे में, सब शेल्स के बारे में जो आइडिया पेश किया था। सोमरफील्ड एक साइंटिस्ट था, उसकी ये कंट्रीब्यूशन थी। तो यहाँ पर स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन्स अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड ए ऑप्शन, ज़ीमैन इफेक्ट। सही है। तो फेडरल बोर्ड से एमडी कैट के लिए काम आएगा ज़्यादा। द पॉजिटिव चार्ज ऑफ एन एटम इज व्हाट। एटम का पॉजिटिव चार्ज कहाँ होता है? यस, कंसंट्रेटेड एट द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस में होता है सिर्फ, न्यूक्लियस से बाहर तो नहीं होता। डुअल नेचर ऑफ पार्टिकल्स प्रोपोज्ड बाय डी ब्रोगली। प्रपोज जो किया था ना, जो थ्योरी पेश की, वो डी ब्रोगली ने की थी, कल बताया था। तो ऐसे ही आ गया हाइसेनबर्ग, आसान था ये तो होता है।
द पोजिशन एंड वेलोसिटी ऑफ अ स्मॉल पार्टिकल लाइक इलेक्ट्रॉन कैन नॉट बी साइमल्टेनियसली डिटरमाइंड, दिस स्टेटमेंट इज हाइसेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। यही कहता है ना भाई, हाइसेनबर्ग सही से आता तुम लोग। द पॉसिबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल वॉज कंसीव्ड बाय, ये आगे हमने पढ़ा नहीं था, इसको पता है किसी कॉन्सेप्ट तो बता दे। ऑर्बिटल का कॉन्सेप्ट किसने पेश किया था? श्रोडिंगर। तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा। ऑर्बिट का कल हमने पढ़ा था, ऑर्बिट का कॉन्सेप्ट रिजेक्ट हो गया था, तो जो नया कॉन्सेप्ट आया था वो पढ़ा नहीं अब तक, क्योंकि एमसीक्यूज कर रहे थे हम। तो वो हमारा साइंटिस्ट को पेश किया था श्रोडिंगर, एरविन श्रोडिंगर जिसका साइंटिस्ट का नाम था, ठीक है। बाकी सबका काम अलग अलग था, रदरफोर्ड वगैरह, बोहर, हाइसेनबर्ग, सबका काम अलग था। ऑर्बिटल क्या होता है? स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल। यही फर्क है ऑर्बिट और ऑर्बिटल में। पहला वाला ऑर्बिट है, ए ऑप्शन, एक फिक्स सर्कुलर पाथ जिस पर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं, दैट इज ऑर्बिट। और ऑर्बिटल जब एक एरिया होता है जहाँ पर इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम होती है, प्रोबेबिलिटी बेसिस पर बात करते हैं क्वांटम मैकेनिक्स के लिहाज से। तो ऑर्बिटल न्यू कॉन्सेप्ट है ऑर्बिटल का बनस्बत ऑर्बिट के। ये पढ़ा ही नहीं था, बट बेसिक इतना तो पढ़ के आए हैं तो आपको पता ही है, ठीक है। दैट्स इट।